गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्रीवियस जो टॉपिक था अपना वो था बिजनेस क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा, उसके नेचर्स अपन ने पढ़े, बिजनेस के क्या क्या नेचर्स होते हैं। और आज अपन पढ़ेंगे बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी लोग बिजनेस क्यों करते हैं, उनके पीछे क्या ऑब्जेक्ट है, क्या गोल है। नाउ स्टार्ट। ओके, द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं इनके कई ऑब्जेक्टिव होते हैं। दे कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव, ये केवल एक ऑब्जेक्टिव को फॉलो नहीं कर सकते। यानी कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस करता है तो वो क्या कहलाता है, बिजनेसमैन। और उसके बिजनेस करने के पीछे केवल एक ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर इम्पोर्टेंट, और सभी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट होते हैं। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का वो होता है अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट के बिना कोई भी व्यक्ति सर्वाइवल नहीं कर सकता, कोई भी बिजनेसमैन सर्वाइवल नहीं कर सकता, न ग्रोथ कर सकता। अगर कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस को ग्रोथ कर रहा है, अपने बिजनेस को सर्वाइवल कर रहा है, तो वो तभी कर रहा है जब उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट है तो सब कुछ है। तो इसीलिए सारे जितने भी बिजनेसमैन हैं सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। तो प्रॉफिट अर्न करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हर बिजनेस का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। बट इट कैन नॉट बी द सोल और ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बट इट कैन नॉट बी द सोल और ओनली ऑब्जेक्टिव बिजनेस, लेकिन बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव हो केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं हो सकता। द बिजनेस ऑब्जेक्टिव में बी क्लासीफाइड ब्रॉडली इनटू 3 कैटेगरीज। बिजनेस के जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। यानी बिजनेस के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इस जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं सबको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और थर्ड है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स के लीजिए या इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल जो होता है वो ह्यूमन से ही रिलेटेड होता है। तो 3 कैटेगरी हो गई। एक तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव इसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव इसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, इसको अब अपन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट। अब देखो इकोनॉमिक जो वर्ड होता है वो एक मनी से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, पैसों से, मनी से रिलेटेड होता है। एज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। मैंने आपको पहले बताया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ 2 टाइप्स की होती है, एक इकोनॉमिक, एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसको करने से मनी इनकम होती है, और बिजनेस के अंदर क्या होता है, मनी इनकम हो रही है प्रॉफिट के रूप में। तो बिजनेस क्या हो गया, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। तो एज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब व्यक्ति जो है बिजनेस क्यों करता है, पैसा कमाने के लिए। इसीलिए बिजनेस का जो मेन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। अंडर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव आर इंक्लूड। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। फर्स्ट सर्वाइवल का है। सर्वाइवल मीन्स अपने बिजनेस को जीवित रखना। सर्वाइवल का मतलब होता है जिंदा रखना। द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिशन मार्केट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी जितने भी बिजनेसमैन हैं सब बिजनेसमैन ये चाहते हैं कि मेरा बिजनेस सर्वाइवल करे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है,
कंपटीशन मार्केट में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं लॉन्ग टाइम रन करूं, लंबे समय तक टिका रहूं, जल्दी से फिनिश नहीं हूं, है ना। तो इसके लिए वो क्या करता है, सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी देता है। तो द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबका मेन पर्पस ये होता है टू सर्वाइव करना एंड एग्जिस्ट इन द कंपटीशन मार्केट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और कंपटीशन मार्केट के अंदर एक लंबे समय तक बने रहना। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट, लेकिन ये तभी संभव होगा जब वो अपने कॉस्ट को क्या करे, कवर करे। यानी हर कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है या बेच रहा है तो उसकी कॉस्ट क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, एंड अर्न प्रॉफिट, और लाभ कमाना। तो कोई भी बिजनेसमैन कंपटीशन में तभी वो सर्वाइवल करेगा जब वो अपनी कॉस्ट को कवर करेगा और प्रॉफिट अर्न करेगा। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर पहला पॉइंट क्या है, सर्वाइवल करना। सर्वाइवल का मतलब होता है अपने बिजनेस को जिंदा रखना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन के अंदर आप ये चाहते हो कि मैं लंबे समय तक टिका रहूं, तो आपको सर्वाइवल करना पड़ेगा। और सर्वाइवल तभी होगा जब आपकी कॉस्ट कवर होगी और प्रॉफिट अर्न होगा। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो आप सर्वाइवल नहीं हो सकते। अगर आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप सर्वाइवल नहीं हो सकते। तो सर्वाइवल करने के लिए कॉस्ट लिमिट होना चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड, प्रॉफिट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडोकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना, अर्निंग एडोकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस के ग्रोथ के लिए, बिजनेस के सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आवश्यक, इसेंशियल यानी नेसेसरी। देखो, अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हो तो आने वाले टाइम में आप ग्रोथ करोगे, एक्सपेंशन करोगे, आप अपने बिजनेस को एक बड़े स्केल तक ले जाओगे, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप प्रॉफिट अर्न करोगे, वो भी एडवोकेट अच्छा खासा। प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। अब बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन को रिस्क उठानी पड़ती है। अब जो बिजनेसमैन रिस्क उठाता है, रिस्क को बियर करता है, तो उसको रिवार्ड मिलता है। किस रूप में? प्रॉफिट के रूप में। तो प्रॉफिट एक रिवार्ड है उन लोगों के लिए जो रिस्क को बियर कर रहे हैं। और जो बिजनेसमैन रिस्क को बियर नहीं करता है ना, वो कभी भी प्रॉफिट अर्न नहीं करता है। जितना ज़्यादा आप रिस्क बियर करोगे प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, ग्रोथ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड दियर एक्टिविटीज़। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड दियर एक्टिविटीज़, यानी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को ग्रोथ करता रहे, एक्सपेंड फैलाता रहे, बढ़ाता रहे। यानी जो बिजनेस जहाँ था वहीं नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे कोई स्कूल है, अब वो मिडिल क्लास तक का स्कूल किसी ने खोला, ठीक है, अब 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब उसको ग्रोथ करना चाहिए, मिडिल से सेकेंडरी लाना चाहिए, सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी लाना चाहिए। अब अगर वो 5-10 साल पहले भी मिडिल क्लास चलाता था और आज भी वो मिडिल क्लास ही चला रहा है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी नहीं चला रहा, तो कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता, कभी भी वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो कोई भी बिजनेस हो, अगर उसको ग्रोथ करना है तो अपने बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंड करना पड़ेगा। नंबर थ्री है ग्रोथ। ग्रोथ में आपको बताया था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करना जरूरी होता है, अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करना जरूरी होता है। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट, एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एट्सेट्रा। तो द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस होती है, सफलता होती है, वो उसकी ग्रोथ रेट पर डिपेंड करती है। और जो ग्रोथ रेट है वो उसकी सेल्स पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ़ ब्रांचेस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ पर डिपेंड करेगी। यानी अगर कोई कंपनी है और वो कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है और वो प्रोडक्ट अच्छा खासा सेल हो रहा है, तो फिर उस कंपनी को चाहिए कि वो और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, दूसरे प्रोडक्ट डेवलप करें।
अगर आपका टोंक के अंदर, जैसे टोंक के अंदर मैंने कोई स्कूल खोला, ठीक है, और वो स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आसपास के जितने भी एरिए हैं, है ना, जितनी भी तहसीलें हैं, जितने भी विलेज हैं, जो भी है, वहाँ पर भी मैं अपनी ब्रांचेस खोलूँ। तो खोलना चाहिए, उससे आप ग्रोथ करेंगे। यानी अगर आपका एक प्रोडक्ट चल रहा है तो आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाइए। अगर आपका कोई भी एक कंपनी बढ़िया चल रही है तो आप दूसरी जगह अपनी ब्रांचेस डालिए। अगर आपके 10 एम्प्लॉइज़ से आपको बेनिफिट मिल जाए तो आप 15 एम्प्लॉइज़ करिए, 20 करिए, 50 एम्प्लॉइज़ को जॉब दीजिए। तो अगर जितने ज़्यादा आपके पास एम्प्लॉइज़ होंगे, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे, जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, जितनी ज़्यादा सेल्स होगी, उतनी ही ग्रोथ बढ़ेगी, और जितनी ग्रोथ बढ़ेगी उतने आप क्या कर पाओगे, अपने बिजनेस को रन कर पाओगे। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे। सबसे पहला सर्वाइवल करना, कंपटीशन मार्केट के अंदर एक लंबे समय तक बने रहना, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी कॉस्ट को कवर करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। दूसरा प्रॉफिट, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि सारा सिस्टम प्रॉफिट पर ही डिपेंड करता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सर्वाइवल करती है तो वो तभी करेगी जब प्रॉफिट होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रोथ करती है तो वो तभी ग्रोथ कर सकेगी जब प्रॉफिट होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करना चाहती है तो तभी करेगी जब प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट तभी मिलेगा आपको जब आप रिस्क बियर करोगे, और जितना ज़्यादा रिस्क बियर करोगे प्रॉफिट उतना ही होगा। तीसरा टॉपिक है ग्रोथ करना। बिजनेसमैन को हमेशा अपने बिजनेस को ग्रोथ करते रहना चाहिए, जहाँ था वहीं नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। आपको अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ब्रांचेस खोलनी पड़ेगी, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट बढ़ाने पड़ेंगे, सेल्स बढ़ानी पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो ये हो गई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। समझ में आ गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आएंगे। ये तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो मनी से रिलेटेड होते हैं, प्रॉफिट से रिलेटेड होते हैं, और उसके अंदर ये टॉपिक है। तो बिजनेस कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको 3 कैटेगरी के अंदर अपन ने डिवाइड किया है। फर्स्ट था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव आएगा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल यानी समाज। अब यहाँ तो आपने अपना देख लिया कि मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है, मुझे कितना ग्रोथ करना है, कितना एक्सपेंड करना है, ठीक है। यहाँ तो आपने सेल्फ के बारे में किया जो भी किया। अब आपको सोशल के बारे में भी कुछ करना है, समाज के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि आप जो बिज़नेस कर रहे हो वो समाज के बीच में रहकर ही कर रहे हो। आपके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी एक पार्ट ऑफ सोशल है, आपके जो कस्टमर्स हैं वो भी पार्ट ऑफ सोशल है, सप्लायर हैं पार्ट ऑफ सोशल है, ठीक है। तो आपको सोसाइटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो ना वो सोशल की वजह से, सोसाइटी की वजह से ही कमा रहे हो। तो ऐसे में आपका सोसाइटी के प्रति भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जिन्हें आपको पूरा करना पड़ेगा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव डील विद कमिटमेंट ऑफ बिजनेस टूवर्ड द सोसाइटी। अब जो सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सोसाइटी के प्रति होते हैं। बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। अब जो बिज़नेस है वो भी एक सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है, यानी आप जो बिज़नेस कर रहे हो ना वो सोसाइटी का ही एक आंतरिक पार्ट है, आपका इंटीग्रल पार्ट, जो कि अपन समाज में रहकर ही करते हैं। इट मेक्स यूज़ ऑफ रिसोर्स ऑफ सोसाइटी। अब जो आप बिज़नेस कर रहे हो उस बिज़नेस के अंदर आप जो रिसोर्स यूज़ कर रहे हो वो रिसोर्स भी कौन से, सोसाइटी से कहीं। तो सोसाइटी के रिसोर्स को ही अपन यूज़ कर रहे हैं, सोसाइटी के बीच में रहकर ही अपन बिज़नेस कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब आपका जो बिज़नेस है वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट हो गया। इट अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और सर्विस टू मेंबर ऑफ सोसाइटी। अब आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो वो प्रॉफिट कैसे कमा रहे हो, अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को सेल करके। लेकिन जो आप सेल कर रहे हो किसको कर रहे हो, सोसाइटी के मेंबर को कर रहे हो। कस्टमर कौन है, सोसाइटी के मेंबर ही। सो इट्स ऑल समथिंग टू सोसाइटी। इसलिए आपको सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इट बिकम ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेसमैन टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। अब आपका बिजनेस जो है वो एक सोसाइटी का पार्ट है, तो सोसाइटी के प्रति आप कुछ ना कुछ करते रहिए। नो बिजनेसमैन कैन बी सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन बाय इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अगर कोई बिजनेसमैन सोसाइटी के इंटरेस्ट को इग्नोर करता है, अवॉइड करता है, तो वो कभी भी लॉन्ग रन सक्सेसफुल नहीं कर सकता।
यानी लंबे समय के लिए वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को लॉन्ग रन के लिए सक्सेसफुल बनाना चाहता है तो सोसाइटी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, उसको इग्नोर नहीं करना है। जिस बिज़नेस ने सोसाइटी के इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया वो बिज़नेस कुछ ही टाइम बाद ऑफ हो जाएगा, ये मान के चलिए आप। तो द बिजनेसमैन कैन कीप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एज हिज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बट एट सेकेंडरी लेवल ही मस्ट मीट हिज सोशल ऑब्जेक्टिव आल्सो। यानी किसी भी बिजनेसमैन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अनप्रॉफिट होता है, ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपको सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखना पड़ेगा जो कि सोशल ऑब्जेक्टिव है। अब सोशल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? तो द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस आर फर्स्ट सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी आपको वही प्रोडक्ट सप्लाई करना है जो डिज़ायर्ड क्वालिटी वाला है, जिसकी डिमांड है। लो क्वालिटी के माल को सप्लाई नहीं करना, क्योंकि अगर आप अपने कस्टमर्स को, सोसाइटी को लो क्वालिटी का माल सप्लाई करते हैं तो आप लॉन्ग टाइम नहीं टिक सकते। तो आपको एक डिज़ायर्ड क्वालिटी वाला प्रोडक्ट सप्लाई करना पड़ेगा, वो भी रीजनेबल प्राइस में। तो रीजनेबल प्राइस के अंदर डिज़ायर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट सप्लाई करना, ये भी आपके बिजनेस का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। तो कस्टमर्स प्रिफर टू बाय द प्रोडक्ट ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी एंड और अवेलेबल एट ए रीजनेबल प्राइस। यानी कस्टमर जो है वही प्रोडक्ट ख़रीदने को प्रेफर करेगा जो क्वालिटी वाला होगा और जिसकी प्राइस रीजनेबल होगी और जिसको यूज़ करके वो सेटिस्फाई होगा। क्वालिटी भी अच्छी होना चाहिए, प्राइस भी रीजनेबल होना चाहिए और वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई भी होना चाहिए, तो ही वो उस प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा। टूडेज़ कस्टमर इज ए क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर्स। आज का जो कस्टमर्स है वो क्वालिटी कॉन्शियस वाला कस्टमर है। एंड ही एक्सपेक्ट वैल्यू फॉर मनी, ही एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ मनी, और वो मनी की वैल्यू को जानता है और वो चाहता है कि जितनी मनी मैं दे रहा हूँ, जितना पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ, उतना रेवेन्यू मुझे मिले, उतना सेटिस्फेक्शन मुझे मिले। क्वालिटी में मीन डिफरेंटली फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग क्वालिटी होती है। फॉर एग्जांपल, फॉर कंज्यूमर्स गुड्स सच एज रेफ्रिजरेटर, टीवी, कार, स्कूटर द क्वालिटी में मीन ड्यूरेबिलिटी एंड फॉर प्रोडक्ट लाइक प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर एट्सेट्रा। जो कंज्यूमर्स होते हैं ये अलग अलग प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। जैसे अपन रेफ्रिजरेटर की, टीवी, कार, स्कूटर की बात करें तो इनकी जो क्वालिटी है वो ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, है ना। और जो प्रेशर कुकर है, गैस सिलेंडर ये है तो इनकी क्वालिटी जो है वो सेफ़ वाली होना चाहिए। फॉर प्रोडक्ट लाइक पल्सेज, स्पाइसेज, मेडिसिन एटसेट्रा क्वालिटी में मीन प्योरिटी। और इसके अलावा जो पल्सेज हैं, स्पाइसेज हैं, मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो प्योरिटी होना चाहिए। तो अलग अलग प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग अलग होती है। किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी प्योरिटी होती है, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी सेफ्टी होती है और किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी होती है। टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर ए लॉन्ग रन, अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं, लंबे समय तक आप टिकना चाहते हैं, टू मेंटेन द गुडविल, और अपनी गुडविल को मेंटेन करना चाहते हैं, तो द बिजनेसमैन मस्ट सप्लाई प्रोडक्ट विद राइट क्वालिटी एट राइट प्राइस। तो ऐसे में बिजनेसमैन के लिए अवश्य, तो बिजनेसमैन को चाहिए कि वो राइट प्राइस के अंदर राइट क्वालिटी वाला प्रोडक्ट सप्लाई करे। ये मस्ट है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपनी गुडविल को मेंटेन करेगा और एक लॉन्ग टाइम के लिए अपना बिजनेस सर्वाइव करेगा। और अगर किसी बिजनेसमैन ने अपनी क्वालिटी को डाउन कर दिया या अननेसेसरी प्राइस इंक्रीज कर दी तो वो कभी भी डेवलप नहीं हो सकता, वो कभी भी ऑफ हो सकता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर पहला ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी को डिजायर्ड क्वालिटी वाला प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस के अंदर सप्लाई करना। सेकंड, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अवॉइड करना ये बहुत आवश्यक है।
इस ऑब्जेक्ट को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा बिजनेसमैन को। अगर कोई बिजनेसमैन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब गलत हरकतें, जैसे ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, एडल्ट्रेशन मिलावटी कर रहा है ना, ओवर चार्जिंग ले रहा है आपसे, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है। तो ये किसी भी बिजनेसमैन को नहीं करना चाहिए। किसी भी बिजनेसमैन को ना तो ब्लैक मार्केटिंग करना चाहिए, ना एडल्ट्रेशन मिलावटी करना चाहिए, ना होल्डिंग्स करना चाहिए और ना ओवर चार्जिंग लगाना चाहिए। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अवॉइड करना, इग्नोर करना। तो एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इंक्लूड ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन, होल्डिंग और चार्जिंग एट्सेट्रा। तो ये सब क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। एक्सेक्रेटिंग इन एडवर्टाइजमेंट अबाउट द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट इज आल्सो एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। यानी अगर आप अपने प्रोडक्ट का कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और उस एडवर्टाइजमेंट में आप बहुत ज़्यादा एक्सेक्रेटिंग कर रहे हैं, दिखावटीपन कर रहे हैं, है ना, गलत चीज़ दिखा रहे हैं एक्चुअल, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। नो सोसाइटी एक्सपेक्ट दिस प्रैक्टिस। जो सोसाइटी वो ऐसे प्रैक्टिस को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपने एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया, अब एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा है नहीं, और आपने एडवर्टाइजमेंट में दिखा दिया और आपके एडवर्टाइजमेंट को देखकर अगर किसी ने प्रोडक्ट ले लिया और वह प्रोडक्ट ऐसा नहीं निकला, तो फिर सोसाइटी उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी नेक्स्ट टाइम। विद दिस प्रैक्टिस अ बिजनेसमैन विल नॉट ओनली लॉस हिज रेपुटेशन बट इट इज़ पनिशेबल अंडर लॉ। यानी अगर आप कोई भी बिजनेसमैन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है तो इससे केवल उसकी रेपुटेशन को लॉस नहीं होगा, बल्कि लॉ के अकॉर्डिंग उसको सज़ा भी हो सकती है। कंज्यूमर जो एक्ट है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है तो इसके लिए वो पनिशेबल है, उसको पेनल्टी भी लगेगी और जेल भी हो सकती है। द पनिशमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइन और इम्प्रिजनमेंट ऑफ बोथ। यानी पनिशमेंट दोनों ही हो सकती है, फाइन भी लग सकता है और इम्प्रिजनमेंट यानी जेल भी जा सकता है। द बिजनेसमैन मस्ट हैव सोशल ऑब्जेक्टिव टू अवॉइड दिस प्रैक्टिस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो कोई भी बिजनेसमैन हो उसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए इस तरह की प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए। आप बिल्कुल फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करिए और फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करके आप प्रॉफिट अर्न करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करके अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी रोज़गार क्रिएट करना। अब अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से उनका डेवलप नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक जो अपने देश की जो नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो भी डेवलप नहीं हो पा रही है। तो अगर कोई वीकर सेक्शन है सोसाइटी के अंदर तो और जिनके जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है, तो आप उनको काम दीजिए। ये भी आपका एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, अनएम्प्लॉयमेंट को, व्यक्तियों को एम्प्लॉयमेंट देना। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ए मेजर प्रॉब्लम फॉर एवरी सोसाइटी। प्रत्येक सोसाइटी की ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। चाहे वो कोई सी भी सोसाइटी हो, सबके अंदर आपको बेरोज़गार लोग मिलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। द बिजनेसमैन मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड हेल्प इन ओवरकमिंग द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए और हेल्प करना चाहिए। किसके अंदर? डेवलपमेंट कंट्री को डेवलपमेंट करने के। तो किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप क्या करिए? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए। क्योंकि जब व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना तो उससे उसकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। द बिजनेस एम्प्लॉयज पीपल टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। अब बिजनेस के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबका काम अलग अलग टाइप का है।
बाय एम्प्लॉइंग पीपल एट वर्क ए बिजनेसमैन हेल्प इन फ्लो ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। अगर बिजनेसमैन किसी भी व्यक्ति को अपने यहाँ काम पे रखता है तो एक तरीके से सोसाइटी की इनकम में हेल्प कर रहा है। अगर आप ही चाहते हो कि सोसाइटी की इनकम बढ़े, देश की इनकम बढ़े, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। वाइल क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ए बिजनेसमैन मस्ट गिव स्पेशल कंसिडरेशन टू हैंडीक्राफ्ट, डिसेबल्ड एंड पुअर पीपल। यानी जो गरीब लोग हैं, जो डिजेबल लोग हैं, जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, ऐसे लोगों को तो क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना ही देना चाहिए। दिस विल इम्प्रूव द पब्लिक इमेज ऑफ द बिजनेसमैन। इससे बिजनेसमैन की पब्लिक इमेज बढ़ेगी। अगर कोई भी बिजनेसमैन ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है तो उसकी इमेज पब्लिक के सामने इम्प्रूव होगी। द एम्प्लॉयज़ मस्ट बी इम्पेरेटिव ट्रेनिंग आल्सो सो दैट दे कैन अपडेट देयर नॉलेज एंड कैन फुलफिल द डिमांड ऑफ द जॉब। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग भी देना चाहिए ताकि वो नॉलेज को क्या कर सके, अपडेट कर सके, एंड कैन फुलफिल द डिमांड ऑफ द जॉब, और जॉब की डिमांड को फुलफिल कर सके। तो सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर फर्स्ट था आपका एक डिजायर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करना रीजनेबल प्राइस के अंदर। सेकंड था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अवॉइड करना, और थर्ड था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। ये तीनों ऑब्जेक्टिव सोसाइटी से रिलेटेड है। इसके अलावा नंबर 4 सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। सोशल सर्विस देना, कम्युनिटी सर्विस देना। द लार्ज बिजनेस हाउसेज अंडरटेक वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वो कई प्रकार के प्रोजेक्ट ला रहे हैं कम्युनिटी सर्विस के लिए। कम्युनिटी सर्विस के कई प्रोजेक्ट वो ला रहे हैं, जैसे कि रनिंग चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल। द बिग कंपनीज कैन हेल्प इन सोशल सर्विस प्रोग्राम run by NGO and government organization by contributing large amount of fund in the form of donation, charity etc. अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हुई, कोई सी भी बड़ी कंपनी, उनको क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। किस चीज़ में, सोशल सर्विस प्रोग्राम्स के। सोशल सर्विस प्रोग्राम जो कि डिस्पेंसरी से रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड है, हॉस्पिटल से रिलेटेड है, चैरिटेबल से रिलेटेड है। तो ऐसी सोशल सर्विस प्रोग्राम में बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। जैसे कोई NGO है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसा काम कर रही है जिससे सोसाइटी का भला हो, समाज का भला हो, तो ऐसी कंपनियों को क्या करना चाहिए, डोनेशन देना चाहिए, चैरिटी देना चाहिए। पार्टिसिपेटिंग इन सोशल सर्विस प्रोग्राम, यहाँ तक कि सोशल सर्विस प्रोग्राम में पार्टिसिपेटिंग भी लेना चाहिए। इससे कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है। अगर कोई कंपनी सोशल सर्विस प्रोग्राम के अंदर डोनेशन देती है, चैरिटी देती है, पार्टिसिपेट करती है, तो इससे लोगों के सामने उसकी रेपुटेशन ही बढ़ेगी, डाउन नहीं होगी। एंड अ कंपनी कैन एस्टेब्लिश इट्स पब्लिक इमेज, और वो उसको पब्लिक इमेज एक अच्छी खासी एस्टेब्लिश हो जाएगी वो पब्लिक इमेज में। फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी स्पेंडिंग अ फिक्स अमाउंट एवरी ईयर ऑन सोशल सर्विस। अब जैसे टाटा कंपनी, आज टाटा कंपनी को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। क्यों जानती है? क्योंकि वो अपने जो एक जितना भी पैसा वो कमाता है उसका एक फ़िक्स अमाउंट क्या करता है, वो चैरिटी करता है, सोशल सर्विस प्रोजेक्ट को दान देता है। तो सोशल सर्विस या कम्युनिटी सर्विस में भी पार्टिसिपेट करना, उनकी हेल्प करना, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेसमैन। भाई बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन हो, पैसा कहाँ से कमा रहा है, सोसाइटी से कमा रहा है। अगर वो सोसाइटी से 1 लाख रुपए कमा रहा है और 1 लाख रुपये से अगर 10-20 हज़ार रुपये डोनेट भी कर देता है तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? सोसाइटी की नज़र में उसका नाम होगा, उसकी पब्लिक इमेज बढ़ेगी। नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन को अवॉइडेंस करना, यानी अगर कोई भी बिजनेस, उसके बिजनेस के कारण पोल्यूशन हो रहा है तो उस पोल्यूशन को सोल्व करना, उसको अवॉइडेंस करना, ये भी उसकी लायबिलिटी है, उसका ऑब्जेक्टिव है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन।
जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी सबसे मेजर प्रॉब्लम यही होती है पोल्यूशन। किसी भी इंडस्ट्री एरिया को ले लो आप, वहाँ पोल्यूशन रहता है। द इंडस्ट्रीज थ्रो और ड्रेन दियर वेस्ट इन लेक्स रिवर स्टेट। अब जितने भी इंडस्ट्री होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ड्रेन जो वेस्टेज होते हैं उनको या तो झीलों के अंदर डाल देते हैं या नदियों के अंदर डाल देते हैं। जो भी उनका बचा हुआ पदार्थ होता है, गंदगी जो भी होती है उनकी मटेरियल की, वो क्या करते हैं उस वेस्टेज प्रोडक्ट को लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर डाल देते हैं, फेंक देते हैं। तो ये गलत है। विच पोल्यूट्स वाटर, इससे क्या होता है जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है। द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ इंडस्ट्री पोल्यूट द एनवायरनमेंट। और जो इंडस्ट्री है उनकी, जो आपने देखा होगा जितनी बड़ी इंडस्ट्री है उनमें चिमनियाँ लगी होती है और उसके अंदर बहुत सारा धुआं निकलता रहता है। तो वो धुआं क्या कर रहा है, पूरे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। तो एज द बिजनेसमैन हैज़ एडेड टू द स्प्रेडिंग ऑफ पोल्यूशन, तो ऐसे में जो बिजनेसमैन है वो पोल्यूशन को क्या करें, बढ़ा रहे हैं। सो इट बिकम द मोरल ड्यूटी ऑफ द बिजनेसमैन टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। ऐसे में जितने भी बिजनेसमैन हैं उनकी मोरल ड्यूटी है कि वो इस टाइप के जो पोल्यूशन हो रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सोल्व करने में हेल्प करें, आगे आएँ। क्योंकि पोल्यूशन उन्हीं की वजह से हो रहा है तो उनको तो मस्टली आगे आना चाहिए ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने में। द बिजनेसमैन मस्ट अडॉप्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ production and should drain the waste material in such a way that these do not pollute the environment। अब जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको ऐसी इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे वो अपने पोल्यूशन को रोक सकें, है ना, और इन्वायरमेंट के अंदर जो पोल्यूशन फैल रहा है उसको रोक सकें, वेस्टेज जो मटेरियल है उसको सुखा सकें, ड्रेन कर सकें। तो इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करना चाहिए। यानी बिजनेसमैन को ऐसी टेक्निक्स यूज़ करना चाहिए जिससे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं हो। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? तो 2 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव अपन ने पढ़ लिए हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं मनी से रिलेटेड होते हैं। इसके अंदर 3 टाइप्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, सर्वाइवल करना, प्रॉफिट अर्न करना और ग्रोथ करना। और जो सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं ये सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या नाम से 5 हैं। सबसे पहला तो डिजायर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को स्टॉप करना, अवॉइड करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करना, कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करवाना, पोल्यूशन को अवॉइड करना। इज दैट क्लियर? अब लास्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं अपन, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये उससे रिलेटेड है जो आपके यहाँ वर्कर है। बिजनेस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं ना उससे रिलेटेड है ये ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके बिज़नेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके बिज़नेस को ग्रोथ करने में हेल्प कर रहे हैं, आपके बिज़नेस को एक्सपेंड करने में जी जान लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन और इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है। एम्प्लॉयज़ आर वैल्यूएबल रिसोर्स। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये बहुत ही मूल्यवान रिसोर्स होते हैं। हु कंट्रीब्यूट, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली टू द सक्सेस इन बिजनेस, बिजनेस को सक्सेस करने में। तो कोई भी बिजनेस अगर सक्सेस है ना वो एम्प्लॉयज़ की वजह से होता है, क्योंकि वर्क एम्प्लॉयज़ ही करते हैं, क्वालिटी एम्प्लॉयज़ ही देते हैं। टू गेट मैक्सिमम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एंड टू कीप द एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड। तो एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए, उनका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। द बिजनेस मस्ट टेक केयर ऑफ़ दियर एम्प्लॉयज़। किसी भी बिजनेस को अपने एम्प्लॉयज़ की देखरेख करना चाहिए। द कॉमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर। अब एम्प्लॉयज़ के प्रति क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं आपके। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, यानी आपके यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं तो उनको एक अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करवाना। अच्छी वर्किंग कंडीशन, अच्छी वर्किंग कंडीशन का मतलब होता है सेफ्टी कंडीशन प्रोवाइड करवाना। जितनी अच्छी वर्किंग कंडीशन आप प्रोवाइड करवाएंगे एम्प्लॉयज़ उतने ही ज़्यादा वर्क करेंगे। नंबर 2, पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरीज,
यानी आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरीज दे रहे हैं, अपने वर्कर्स को जो वेजेस दे रहे हैं, वो इतना दीजिए जिससे वो सेटिस्फेक्शन हो सके। कॉम्पिटिटिव ज़माना है। अगर मान लीजिए दूसरी कंपनी उनको 10,000 रुपीज़ पर मंथ दे रही है और आप 6,000 7,000 पर मंथ दे रहे हो, तो आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। आपके यहाँ तभी काम करेंगे जब आप या तो उनको 10,000 पेमेंट दें या उससे ज़्यादा दें। तो आपको अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को इतनी सैलरी, इतनी वेजेस देना चाहिए जिससे उनको लगे कि भाई हाँ, मेरी सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पूरी हो रही है। नंबर 3, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ एंड कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज। यानी आपके यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, आप उनका पर्सनल ग्रोथ करिए, उनका पर्सनल डेवलपमेंट करिए। और ये कैसे कर सकते हैं आप? उनको ट्रेनिंग देकर, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग आप देंगे उतनी ही वो नॉलेज अपडेट करेंगे, और जितनी ज़्यादा वो नॉलेज अपडेट करेंगे आपके बिजनेस के लिए उतना ही बेनिफिट होंगे। तो आप उनका पर्सनल ग्रोथ भी करिए ट्रेनिंग देकर। नेक्स्ट, पीयर रिकॉग्निशन एंड रेस्पेक्ट बाय इनकरेजिंग एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेटिंग डिसीजन मेकिंग। आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, हालांकि वो काम करने के बदले पैसा ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, लेकिन आप सैलरी के अलावा अपने एम्प्लॉयज़ को रेस्पेक्ट भी करिए, रेस्पेक्ट दीजिए अपने एम्प्लॉयज़ को, पीयर रिकॉग्निशन, मान्यता दीजिए। और यहाँ तक कि आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसके अंदर उसको पार्टिसिपेटिंग भी करिए। उससे कहिए कि भाई आपके माइंड में कोई अच्छा सजेशन हो, अच्छे आइडिया हैं तो हमें दीजिए, उनको इनिशिएटिव बनाइए। और इनिशिएटिव तभी बना सकते हैं जब आप डिसीजन मेकिंग के अंदर उनको पार्टिसिपेट करेंगे, उनका रेस्पेक्ट करेंगे और उनकी बात को आप प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा। अब आप सैलरी अपनी जगह है, वेजेस अपनी जगह है, गुड वर्किंग कंडीशन अपनी जगह है, डेवलपमेंट अपनी जगह है, लेकिन इन सब के अलावा आप स्पेशल बेनिफिट भी प्रोवाइड करिए। जैसे उनको हाउसिंग फैसिलिटीज़ दीजिए, कोई एम्प्लॉई रहने की जगह नहीं है तो आप उसको रहने की जगह दीजिए, मेडिकल फैसिलिटी दीजिए, यहाँ तक कि उनके बच्चों का फ्री एजुकेशन भी दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे और आपको पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ वर्क करके दिखाएंगे। तो ये आपकी कंपनी के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके प्रति आपके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को भी आप पूरा करिए, इससे आपका बेनिफिट है, ये मान के चलिए। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गए बिजनेस के। तो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी से रिलेटेड होंगे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सेल्फ बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव बिजनेस के अंदर वर्क करे एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गए आपको ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के? क्लियर? ओके, चलिए साहब, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको नेक्स्ट डे पढ़ाऊँगा, वो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। यानी बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसका क्या रोल होता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं ऑफ होती है। थैंक यू।